साथियों जय हिंद। मैं सुनील वर्नवाल सीजन अपने डीसीडी प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस संगठन के सदस्यों की संख्या परिवर्तन कर G7 करने का सुझाव दिया है। अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप महोदय ने सुझाव दिया है कि जो एक कोई संगठन है और उसमें सदस्यों की संख्या परिवर्तन करके वो G11 कर दिया जाए। तो वह कौन सा संगठन है साथियों? वह संगठन है G7। ओके, G7। और इन्होंने जो संख्या परिवर्तन की बात की है जिसका मतलब G7 में 7 सदस्य, तो 7 में 4 अन्य सदस्यों को जोड़ने की बात उन्होंने की है। और वो चारों सदस्य हैं कौन? भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से ये जो चारों देश और इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये संगठन G11 हो जाएगा। ओके साथियों, महत्वपूर्ण बात की G7 के संदर्भ में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो G7 संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और जब 1975 में यह बना था तो इसमें मात्र 6 देश थे। ओके, और 1976 में इसमें कनाडा जुड़ गया। तो महत्वपूर्ण क्या है कि जो 6 देश कौन से थे इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। एक इटली के बाद आप आ गए नेक्स्ट वन जापान और कनाडा। जैसा कि हमने बताया कि कनाडा 1976 में सदस्य बना। तो आप देख रहे होंगे कि क्या ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये तो 4 देश कौन से हैं? यूरोपीय देश हैं। और एक अमेरिका और एक कनाडा, ये जो 2 देश हैं ये कहाँ के हैं? अमेरिकी देश, यानी नॉर्थ अमेरिकी। यानी कि इस पूरे G7 में एक ऐसा देश है जापान जो कि है एशिया का, और अफ्रीका का कोई भी देश इसमें प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जैसा कि हमने बताया कि जब G7 G11 हो जाएगा तो उसमें आप अगर आपको फिर से एक बार रिकॉल करिए कि भारत जुड़ जाएगा, दक्षिण कोरिया जुड़ जाएगा, रूस जुड़ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया जुड़ेगा। तो भारत और दक्षिण कोरिया 2 एशियाई देश जुड़ने से, जापान एक पहले से उपलब्ध है उसमें, तो 3 देश हो जाएंगे एशिया से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश ऑस्ट्रेलिया शामिल हो जाएगा। और नेक्स्ट वन रूस के शामिल होने से उसमें यूरोपीय एक अन्य देश की एंट्री हो जाएगी। बट महत्वपूर्ण बात क्या है कि रूस के संदर्भ में बात आई तो और थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि रूस जो है इस G7 के सदस्य के रूप में पहले से था और 1998 में जो है यह रूस इसमें शामिल हुआ था। ओके, तो ये बन गया था G8। बट 2014 में, अर्थात देखिए 2014 में जो है एक क्रीमिया विवाद होता है। क्रीमिया विवाद में जब रूस जो है क्रीमिया को हड़प लेता है, एक तरह से वैश्विक स्तर पर कहा जाता है, तो उसके बाद G7 के सदस्यों ने जो है रूस को इस G8 से बाहर कर दिया था। -1 बराबर G7, जो कि वर्तमान में ये एक रूप लिए हुए G7 के रूप में है। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि G7 में तो रूस पहले से ही सदस्य लगभग रहा था। थोड़ी सी और चर्चा करते हैं G7 के बारे में। G7 जो है वैश्विक स्तर पर जो जीडीपी है, विश्व की जो कुल जीडीपी है उसका 40% भागीदारी रखता है और विश्व की कुल जनसंख्या का 10% हिस्सा किसमें है? G7 में। ओके, G7 के एक उद्देश्य की बात करते हैं तो क्या है? G7 गठित करने का जो मूल उद्देश्य था वह था कि समसामयिक जो वैश्विक समस्याएं हैं उनके संदर्भ में वार्ता करना और एक समाधान खोजना। 2008 में जो है वैश्विक मंदी आई थी, तो इस G8 के बहुत सारे देश उससे प्रभावित हुए थे। उस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए उसी समय एक G20 एक संगठन बनाया गया था और G20 संगठन बनने के बाद वैश्विक समस्याओं का निराकरण लगभग G20 के मंच से होने लगा था, यानी कि G20 का मंच। और G20 का मंच जब सामने आ गया तो G7 या G8 का प्रभाव लगभग नगण्य हो गया था। तो ये कह सकते हैं कि G20 ने G7 या G8 को तिरोहित कर दिया था। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन, BLM आंदोलन एक लगातार चर्चा में बना हुआ है, वह क्या है? तो ये जो ब्लैक यानी BLM आंदोलन है, दरअसल यह अमेरिका में एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड था
और कोविड-19 के संदर्भ में जो लगातार वहाँ की स्थितियाँ बनी हुई हैं, उसी से निपटने के संदर्भ में जो अचानक से पुलिस द्वारा इस अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी जाती है, अर्थात हिंसक गतिविधि होती है पुलिस के द्वारा जिससे अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु के संदर्भ में एक आंदोलन शुरू हो जाता है और जो अमेरिका की पुलिस है, यानी कि चाहे वह न्यूयॉर्क की पुलिस विशेषकर, लगातार अश्वेतों को जो है अश्वेतों के ऊपर हिंसक कार्रवाई करती है, जिसके कारण अन्य बहुत सारे अश्वेत भी मारे जाते हैं। तो एक तरह से ये अश्वेतों के खिलाफ जो पुलिस द्वारा हिंसक कार्रवाई की जा रही थी, जिसके कारण अश्वेतों की मृत्यु हो रही थी, यानी वहाँ पे जो निग्रो लोग हैं, उसी संदर्भ में यह एक ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। साथियों, इस आंदोलन की भयानकता को इस स्तर पर समझिए कि ये लग रहा था कि ये आंदोलनकारी अमेरिकी राष्ट्रपति यानी व्हाइट हाउस तक प्रवेश कर जाएंगे, और इसी संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर आंदोलनकारी व्हाइट हाउस तक आएंगे तो यहाँ पर उनका स्वागत जो है हिंसक कुत्ते और हथियारों द्वारा किया जाएगा। तो यह एक बड़ा विवादित बयान हो गया है कि एक राष्ट्रपति इस तरह से अपने देश के लोगों के आंदोलन के संदर्भ में इस तरह की बातें नहीं कर सकता है, और इसी को ध्यान में रखते विपक्षी पार्टियां लगातार इसको केंद्र में रखकर उनकी आलोचना कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सॉरी, एक और बात इसमें देख लेते हैं कि ब्लैक लाइव्स इसमें क्या महत्वपूर्ण क्या हमारे लिए। तो महत्वपूर्ण ये है कि ये जो BLM यानी ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन कहाँ पे चल रहा है, वह अमेरिका में चल रहा है। साथ ही इस आंदोलन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि वो है क्या। एक तो यह आंदोलन क्या है, ब्लैक लाइव BLM आंदोलन पूछा जा सकता कि क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो मृत्यु हुई थी सबसे पहले वह है जॉर्ज फ्लॉयड। तीसरा जो है यह इससे प्रभावित कौन सा देश है, वह है अमेरिका। पर आते हैं समोसा डिप्लोमेसी। समोसा से तो हम लोग परिचित होंगे, सब लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा समोसा का नाम सुन के सुबह सुबह। तो समोसा डिप्लोमेसी क्या है? दरअसल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है स्कॉट मॉरिसन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी, अर्थात भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होने वाली थी, जो कि 4 जून ऐसे तो होनी थी वह ऑफलाइन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आते, लेकिन कोविड-19 के प्रभाव के कारण वह जो उनका आने का प्रोग्राम था वह कैंसिल हो गया है, और अब ऑनलाइन 4 जून को ही दोनों प्रधानमंत्री वार्ता करेंगे। तो इस वार्ता के संदर्भ में स्कॉट मॉरिसन ने एक बात कही है कि उन्होंने कहा कि अगर हम ऑनलाइन वार्ता न करते और अगर हम भारत आते तो हम भारत का जो स्नैक्स है, यानी कि जो समोसा है, जलपान में जिसे हम लोग यूज करते हैं, उसको उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि वो बहुत उसे पसंद करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने खुद से एक समोसा और आम की चटनी बनाकर एक उसका पिक जो है ट्विटर पर अटैच करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को, यानी कि अपने मोदी जी को अटैच किया, और उन्होंने कहा कि यह समोसा और ये आम की चटनी उन्होंने खुद से बनाई है, और भारत में चूंकि वह अब नहीं आ पाएंगे और ऑनलाइन वार्ता करेंगे, इसलिए वह इस समोसा और आम की चटनी को बहुत मिस करते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने भी उन्होंने उस ट्वीट का रिप्लाई किया और कहा कि हम दोनों देश यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं, और इस तरह से और समोसा को उन्होंने उनके समोसा जो बनाने को अप्रिशिएट भी किया, और इसी जो है ये पूरा वार्ता क्रम है, अर्थात जो एक क्रम हुआ समोसा बनाने का स्कॉट मॉरिसन के द्वारा और उसे ट्विटर पर अटैच करना, फिर उसका प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रिप्लाई देना, यह एक समोसा डिप्लोमेसी के रूप में चर्चा में है। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि फोन पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग SC/ST एक्ट में अपराध नहीं है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दलित या उस जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता है तो वह SC/ST एक्ट के तहत वह अपराध माना जाता है, लेकिन अगर फोन पर कोई व्यक्ति किसी को जाति सूचक शब्द कहता है तो वह SC/ST एक्ट में अपराध नहीं माना जाएगा। यह फैसला सुनाया गया है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा। ओके, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा। तो अब जब बात हाई कोर्ट की निकल के आ गई है तो थोड़ा हम हाई कोर्ट के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। देश में जो है, हमारे देश में जो न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, उसमें हायरार्की पर अगर आप देखेंगे तो होता ही है राष्ट्रपति के बाद अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति,
सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, और इस तरह से आप देखेंगे फिर अपने ब्लॉक स्तर पर तहसील के संदर्भ में आप देखेंगे जहाँ पे एसडीएम करता है ना, तहसील न्यायालय, और फिर ग्राम न्यायालय। तो इस तरह से, बट बेसिकली जो है वह जो मुख्य रूप से वो है त्रिस्तरीय हमारे यहाँ माना जाता है। ठीक है, ये वो एक सबऑर्डिनेट या कुछ ऐसे कर सकते हैं कि बहुत विस्तृत नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। तो मुख्य रूप से क्या होगा, त्रिस्तरीय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, हाई कोर्ट की, यानी उच्च न्यायालय की। ओके, उच्च न्यायालय जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 214 कहता है, आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ओके, साथ ही साथ इसी में कहा गया है कि जरूरी ये नहीं कि प्रत्येक राज्य में हो, बल्कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर भी एक उच्च न्यायालय काम कर सकता है। इसका मतलब देश में जैसा कि हम जानते हैं कितने राज्य हैं, अब 28 राज्य हैं। तो क्या देश में लेकिन कितने वो है अपने हाई कोर्ट, हाई कोर्ट देश में टोटल है 25। ठीक है, राज्य 28 है, हाई कोर्ट 25 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट काम कर सकता है। जैसा कि अभी हमने कहा, जिस फैसले के संदर्भ में प्रश्न आया है, तो जो पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़, यानी पंजाब हरियाणा 2 राज्य हो गए, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी हो गया, तीनों के संदर्भ में वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ही काम करता है, यानी उसी के क्षेत्राधिकार में आता है। ये तो हो गया कि आर्टिकल 214। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि देश में कितने हाई कोर्ट है या कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो टोटल है 25, और जो 25वां उच्च न्यायालय है वह है अमरावती उच्च न्यायालय, अमरावती हाई कोर्ट। ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। अगर आपको याद हो कि जो 2014 में आंध्र प्रदेश से कट के एक नया तेलंगाना राज्य बना था, जिसके कारण जो आंध्र प्रदेश का पहले का हाई कोर्ट था वह अब तेलंगाना का हाई कोर्ट हो गया है, हैदराबाद का। इसलिए अब अमरावती हाई कोर्ट कहाँ पे बनाया गया, आंध्र प्रदेश में। अर्थात आंध्र प्रदेश की राजधानी भी क्या है, अमरावती है, ये ध्यान रखने वाली बात। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न हमारा एक किताब है, नरेंद्र मोदी समृद्धि के हर कार्य और विश्व शांति के दूत। तो यह एक किताब है और इसके लेखक कौन है, साथ ही इस किताब के जो मुख्य लेखक है वो है एलिजाबेथ हारेन। ओके, यानी नरेंद्र मोदी समृद्धि के हर कार्य और विश्व शांति के दूत किताब के लेखक एलिजाबेथ हारेन है और इसके सह लेखक अदिति अग्रवाल हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस किताब को 20 भाषाओं में, 10 तो विदेशी भाषा होगी और 10 भारतीय, अर्थात 20 भाषाओं में इसका ये जारी किया गया, अर्थात इस भाषा, ये जो किताब है 20 भाषाओं में प्रकाशित हुई है। ओके, जैसा कि हम लोग लगातार पीछे एग्जाम में देखते रहे हैं कि मोदी जी से जुड़ा हुआ या कोई भी इस तरह की पर्सनालिटी होती है उससे जुड़े हुए प्रश्न अगर उसके संदर्भ में कोई किताब लिखी जाती है तो प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि इस किताब को एलिजाबेथ हारेन ने, मतलब कोई विदेशी है, उन्होंने लिखा है, और साथ साथ एक साथ वैश्विक स्तर पर यानी प्रकाशित हो रही है, जिसमें कि 20 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित हो रही है। इसलिए यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे आने वाले प्रश्नों की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के जो फॉर्म है उसमें बिजली की खपत, अर्थात कितना बिजली का आप यूज करते हैं, तो उसको भी डिटेल्स देना होगा। दरअसल हमने प्रश्न इसलिए रखा है कि कभी कभी इस तरह की चीजें पूछ ली जाती है परीक्षाओं में, है ना। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो ITR भरा जाता, मतलब जो ITR लोगों द्वारा भरा जाता है, उसमें एक नई व्यवस्था लागू की गई है कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए तक की बिजली पूरे साल में यूज करता है, अर्थात 1 लाख रुपए की बिजली का बिल जमा करता है, तो उसे जो है इस बिजली के बिल के संदर्भ में भी फॉर्म में भरना होगा, मेंशन करना होगा। एक नई बात और जोड़ी गई है कि अगर कोई व्यक्ति खुद या अपने किसी जानकार को पर विदेशी यात्रा के संदर्भ में 2 लाख रुपए खर्च करता है तो उसका भी विवरण उसे देना होगा। महत्वपूर्ण बात क्या है साथियों की, जो है नया ITR फॉर्म लॉन्च किया गया है, इसे बहुत ही सरल बनाया गया जिसे कोई आम व्यक्ति भी खुद से भर सके। इसीलिए इसका एक नया नाम जो जारी किया गया वह है सहज। तो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया गया है उसका नाम क्या है, सहज है। या प्रश्न ये पूछ सकता है सहज है, तो सहज जो क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है। तो ये तो बिजली का बिल हो गया, ये विदेश यात्रा हो गई और ये सहज हो गया।
इसके संदर्भ में चूंकि कोविड-19 से बहुत सारी चीजें रुकी हुई है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ITR भरने की जो डेट होती है उसे 30 नवंबर कर दिया गया है। ओके, ये बैंकिंग वाले साथियों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर वनडे के एग्जाम वालों के लिए यह फैक्ट महत्वपूर्ण है कि 30 नवंबर तक अब ITR का फॉर्म जमा किया जा सकता है। साथियों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम है जो कोविड-19 का टीका बना रही है। तो जो टीम है, इस टीम में कोई भारतीय मूल का भी व्यक्ति शामिल हुआ है। वह कौन है? वह है चंद्रवाली दत्ता। बेसिकली जो चंद्रवाली दत्ता है, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। यह 35 साल की है और वर्तमान में यह जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत है। तो इन्हें भी जो है इस कोविड-19 टीका बनाने की जो टीम है उसमें शामिल किया गया है। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ग्रास रूट खिलाड़ियों अर्थात जो बिल्कुल गांव में या कह सकते हैं कि बिल्कुल निचले स्तर पर बैठे हुए हैं, उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर ओपन ऑनलाइन अर्थात ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग और शिक्षा किस संदर्भ में? खेल के संदर्भ में देने हेतु एक योजना चलाई जा रही है। उस योजना का नाम क्या है? वह योजना है खेलो इंडिया पाठशाला। ओके, तो इस जो योजना चलाई जा रही है इसको चलाने वाला कौन है? वह है साई। साई के संदर्भ में अगर हम बात करें तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इस साई के संदर्भ में हमने अपने लास्ट के लेक्चर में काफी डिटेल से चर्चा की है कि साई की स्थापना कब की गई थी, साई क्या काम करता है, साई किस तरह से काम करता है। सारी डिटेल्स आपको हमने पिछले के प्रश्न में लेक्चर में दिया, आप वहां से जाके इसका डिटेल्स देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा खेलो इंडिया ई पाठशाला। ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, खेलो इंडिया पाठशाला है, तो खेलो इंडिया पाठशाला क्या है? यह है राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को कोचिंग और शिक्षा प्रदान करना, और यह इस तरह की पहली बार कोई मुहिम चलाई जा रही है जो ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को खेल के संदर्भ में प्रशिक्षण देगी। साथियों, आते हैं हम आज के अपने अंतिम प्रश्न पर, और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कई सारे फैक्ट निकल के आएंगे, आप देखिएगा। और मेरा दावा है कि इस क्वेश्चन से इसमें जो भी फैक्ट निकल के आएंगे वह निश्चित तौर पर चाहे यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ या फिर बिहार पीसीएस या फिर बिहार की जुडिशरी या एमपी पीसीएस या कोई भी एग्जाम जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रीलिम टाइप एग्जाम जो भी है उसमें से मुझे जहां तक लगता है, मेरा दावा भी है कि एक प्रश्न यहाँ से रहना चाहिए। ओके, तो फैक्ट को देखते हैं या प्रश्न को देखते हैं। स्पेस एक्स कंपनी द्वारा किस मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचाया गया? प्रश्न क्या है फिर से देखते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम मीर है। तो इस अंतरिक्ष जो स्टेशन है, इस पर लगातार जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो जाकर काम करते रहते हैं। ठीक है, तो 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इस पर पहुंचाया गया है। वो पहुंचाने का काम कौन किया है? एक कंपनी है स्पेस एक्स कंपनी। और तो पूछा गया है कि जिस मिशन के तहत पहुंचाया गया, मिशन कौन सा है? तो वह मिशन है डेमो। ओके, कौन सा मिशन है? डेमो 2। ये ध्यान रखने वाली बात है। साथ ही साथ इस पूरे प्रश्न से संदर्भित नेक्स्ट फैक्ट को लेते हैं कि जो ये एलन मस्क कंपनी है, ये किसकी कंपनी है? सॉरी, ये 2002 में इसकी स्थापना की गई थी और यह जो है एलन मस्क द्वारा इसकी ओके, तो महत्वपूर्ण क्या निकल के आया कि स्पेस एक्स कंपनी किसने स्थापित की? एलन मस्क ने। कब? 2002। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि एलन मस्क ने। कंपनी का नाम क्या है? स्पेस एक्स। और जो 2 अंतरिक्ष यात्री गए तो कौन थे? बॉब बेहनकेन और दूसरा डॉग हर्ले। तो इस शॉर्ट में आप समझे बॉब और डॉग। ओके, नेक्स्ट वन कि ये जो भेजा गया है अंतरिक्ष स्टेशन पर मिशन, वह मिशन कहां से भेजा गया? अमेरिका के फ्लोरिडा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, कहां से? फ्लोरिडा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से। और इसे भेजने में जो रॉकेट यूज किया गया है उसका नाम है फाल्कन 9। ओके, फाल्कन 9। तो अब महत्वपूर्ण बात क्या हो गई कि इतना सारा तो फैक्ट आया, कुछ और फैक्ट लेते हैं कि इस तरह का जो मिशन सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया गया स्पेस एक्स कंपनी द्वारा, वह विश्व का पहला कोई कंपनी है जिसने यह सफलता अर्जित की है। अर्थात अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाने वाली कोई पहली निजी कंपनी है जो इसमें सफल रही है। एक बात। दूसरी बात, अभी तक जो है मात्र 3 देश है। कितने देश है? मात्र 3 देश हैं जो अंतरिक्ष स्टेशन पर लोगों को पहुंचाते रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? उसमें से देख लीजिए, एक तो है अमेरिका, दूसरा रूस,
और तीसरा क्या हो सकता है, आप गेस करिए, वो है चाइना। ओके, तो ये 3 देश जो है अभी तक मात्र सफल रहे हैं ऐसे स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री पहुंचाने के लिए। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। थैंक यू सो मच।